अम्मी मैं निकल रही हूँ। मलिहा का 2 बार कॉल आ चुका है। वो लोग भी बिल्कुल तैयार हैं। आप समीर को कह दीजिए कि तैयार होकर फौरन पहुंच जाए मलिहा के घर ही, क्योंकि अगले 1.5 घंटे में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और हमें वहां पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा। रास्ते में भीड़ भी हो सकती है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले से निकल जाए ताकि वक्त पर पहुंच सके। आईने में देखकर हिजाब सेट करने के बाद उसने उसे हिजाब पिन से फिक्स करते हुए एक आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डालकर अम्मी से कहा जो वही मौजूद थी, ध्यान से जाना और किस टाइम तक जाओगे तुम लोग? उन्होंने पूछा। बस जैसे ही कंपटीशन खत्म होता है थोड़ी देर बाद आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन के पास ही एक फेयर लगा हुआ है। सुना है वहाँ पर अच्छी एंटीक ज्वेलरी आई हुई है, तो मैं और मलिहा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर भी देख कर आए। आयला की एक अच्छी आदत ये थी कि उसे कॉलेज के अगर पास की शॉप पर भी जाना होता तो अम्मी को पहले से इन्फॉर्म करके जाती थी। ठीक है, लेकिन कहीं भी जाओ अकेले मत फिरना, समीर के साथ ही जाना जहाँ पर भी जाओगे तुम लोग। उन्होंने हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जिस पर वह कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सर हिलाकर उन्हें जवाब देते हुए बराबर में रखा अपना पर्स उठाकर उसे हैंग किया और सलाम करते हुए कमरे से निकल गई थी। किधर जा रही हो आयला तुम? दादी बरामदे में ही मौजूद थी। उसे कहीं जाने के लिए बाहर निकलते देखकर पूछ बैठी। दादू हानिया आपी का एक राइटिंग कंपटीशन है, वहीं पर जा रहे हैं मैं और मलिहा उनके साथ। समीर भी हमारे साथ जा रहा है, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। उसने जल्दी में कलाई पर बांधी घड़ी को देखते हुए उनके पूछने से पहले ही सारी डिटेल बता दी। अरे तो ऐसे तैयार होकर जाओगी क्या? वहाँ पर 50 लोग होते हैं, बुर्का तो लेना चाहिए ना। अब कोई तुम इतनी छोटी बच्ची तो रही नहीं हो कि यूं तैयार होकर खाली स्कार्फ लेकर घर से निकल जाओ। बकौल आयला के दादी को हमेशा कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता था उसकी क्लास लगाने के लिए, और इस वजह से ही इस वक्त भी उन्होंने ये एक नया टॉपिक निकाल लिया था उसे टोकने का। वह उनकी बात सुनकर खिलस गई। बुर्के की जरूरत क्या है? ये स्कार्फ ले तो लिया है मैंने, और कोई मेरे ड्रेसेस ऐसे भी नहीं होते हैं कि जिसमें बेपर्दगी हो। पता नहीं आप लोगों के साथ क्या मसला है। कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि घर वाले बिना मूड खराब किए घर से निकलने दे। वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो जाया करती थी। इस वक्त भी खुद को बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल ही गए थे। आयला जबान कंट्रोल करो अपनी। ये किस लहजे में तुम दादी से बात कर रही हो? तमीज भूल गई हो क्या सारी? अम्मी जो उसकी पीछे पीछे ही कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी और अब उसकी और दादी की सारी बातें सुन भी चुकी थी, उसे डांटते हुए बोली। हाँ तो बुर्के का क्या लॉजिक है इसमें? अभी से मुझे कैद करना चाहते हैं आप लोग? जब वक्त आएगा ओढ़ लूंगी, और फिर अभी कौन सा जरूरी है? जल के लसकर उसने जवाब दिया और पलटकर बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ निकल गई। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ होती जा रही है और इसमें सारा कसूर इसके पापा का है। उन्होंने इसे हद से ज़्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है। इसी वजह से ये बिल्कुल ही बड़े छोटे का अदब भूलती जा रही है। बेटी की बदतमीजी के बाद मिसेस मुईद से सास का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। वह उनके पास ही बैठ गई और अपने दोनों हाथ उनके हाथों पर रखकर शर्मिंदगी से बोली। नहीं दुल्हन, तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि ये तुम्हारी परवरिश की वजह से नहीं, बल्कि हमारी हद से ज्यादा दी गई आजादी का नतीजा है, जो ये इस वक्त हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। बात करती हूँ आज ही में मुईद से कि इसका कोई अच्छा रिश्ता देखे और शादी करे। खुद सही हो जाएगी जब सर पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी। दादी बहुत सीरियस नजर आ रही थी। अम्मा आप इसकी शादी का भी ना सोचे, अभी तो ये आगे पढ़ना चाहती है, MCA करना है अभी आगे इसे। मिसेस मुईद ने सास का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। अरे हटो, बस पढ़ लिया बहुत। ज्यादा पढ़ने से ना इन लड़कियों के दिमाग आसमान पर पहुंच जाते हैं और फिर ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। बड़े छोटे का बिल्कुल अदब लिहाज सब कुछ भूल जाती है, और इसके तो अभी से पर लग गए। आगे पढ़ लिया तो खुदा जाने बीबी क्या करके दिखाएंगी। दादी का गुस्सा किसी सूरत ठंडा होने में नहीं आ रहा था। मिसेस मुईद एक बार फिर से बेटी की आदतों और उसके बिहेव पर कुढ़ कर रह गई।